हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9 में एक चैप्टर डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक टाइम था अर्थ पे जब अर्थ सरफेस पे काफी बड़े एरिया पे फॉरेस्ट कवर हुआ करता था। एक टाइम था अर्थ पे जब अर्थ पे काफी बड़े सरफेस एरिया पे फॉरेस्ट कवर हुआ करता था, बट धीरे धीरे कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए जिसकी वजह से अर्थ पे धीरे धीरे फॉरेस्ट कवर कम होता चला गया। तो अब हम लोग एक एक करके उन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से पूरे के पूरे अर्थ में मेजर स्केल में डिफॉरेस्टेशन हुआ। इससे पहले कि डिफॉरेस्टेशन के सारे फैक्टर्स को डिस्कस करें, हम लोग डिफॉरेस्टेशन को समझते हैं। ऐसे मेरा अंदाजा है कि डिफॉरेस्टेशन आप सबको पता होगा, बट जब हम लोग फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करते हैं या तो एग्रीकल्चर के लिए या फिर अर्बनाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, किसी भी चीज को लेकर के किसी भी रीजन की वजह से जब हम लोग फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करते हैं, ट्रीज को मैसिव स्केल में कट डाउन करते हैं, तो उस फेनोमेना को हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो अब हम लोग को यह समझना है कि जब अर्थ में एक टाइम बहुत बड़े एरिया में फॉरेस्ट कवर था, तो फिर अचानक से ऐसे कौन से फैक्टर्स हुए जिनकी वजह से फॉरेस्ट जो एरिया था वो कम होता चला गया। तो फिर स्टार्ट करते हैं इन सारे फैक्टर्स को समझना। सबसे पहले एनसीईआरटी में एक बात बोला गया है कि 1600 के टाइम पे इंडिया का 1/6 एरिया अंडर कल्टीवेशन था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, एट प्रेजेंट टाइम पे इंडिया का हाफ ऑफ द एरिया अंडर कल्टीवेशन चला गया। तो अब हम लोग को समझना है कि फिर ऐसा हुआ क्योंकि अगर 1600 में सिर्फ 1/6 एरिया अंडर कल्टीवेशन है, तो धीरे धीरे हाफ ऑफ द एरिया अंडर कल्टीवेशन कैसे चला गया। अब एक बात समझो, 1600 के बाद भाई पॉपुलेशन बढ़ना कभी रुकता नहीं है, तो धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रो हो रहा था। जब धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रो हो रहा था, तो नीड फॉर द फूड का नीड भी बढ़ रहा था, क्योंकि जितना ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा फूड का रिक्वायरमेंट भी होगा। तो 1600 के बाद ऐसा तो था नहीं कि पॉपुलेशन बिल्कुल से स्टैग्नेंट हो गया, धीरे धीरे फूड रिक्वायरमेंट बढ़ रहा था क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा था। तो एक तरफ तुम ये देखो कि पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो नीड फॉर द फूड भी बढ़ रहा है, और जब नीड फॉर द फूड बढ़ रहा है मतलब कि हमें ज्यादा एग्रीकल्चर करने की जरूरत है। समझो बात को, अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फिर नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए, तो भाई इतने लोगों को अब खाना खिलाना है। पहले कम लोगों को खाना खिलाना था, अब ज्यादा लोगों को खिलाना है। अब अगर ज्यादा लोगों को खाना खिलाना है तो जाहिर सी बात है हमें और बड़े एरिया पे एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो रीजन बना डिफॉरेस्टेशन का पूरे वर्ल्ड में, वो था ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से धीरे धीरे हम लोग अपना कल्टीवेशन एरिया, एग्रीकल्चर एरिया को बढ़ाने लग गए, और जब ऐसा हुआ तो हम लोग फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर रहे थे। अच्छा, दूसरा क्या था, ये वो दौर था जब यूरोपियन पावर्स कई सारे देशों को अपना कॉलोनी बना रहे थे। कॉलोनी क्या होता है, जब एक पावरफुल कंट्री दूसरे किसी छोटे कमजोर कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लेता है ताकि वहां से इकोनॉमिक रिसोर्सेस को वो एक्सप्लॉइट कर सके, उसे हम लोग कॉलोनी बोलते हैं। तो इंग्लैंड उस समय इंडिया में एंटर कर चुका था, मतलब 1600 में एग्जैक्टली नहीं, 1608 में इंग्लैंड जो है वो इंडिया में एंटर कर चुका था, और इंग्लैंड से पहले पोर्तुगीज आ गए थे। अब ये लोग जब यहाँ पे आए थे तो इनका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था कि इंडिया का डेवलपमेंट करना है, उनका मकसद ये था कि खुद का डेवलपमेंट करना है। तो वहां पे यूरोप में और खास करके इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, नई नई मशीन्स आ रहे थे, और इन नए मशीन्स के बेसिस पे वहां पे नई नई फैक्ट्रीज लग रही थी। तो अब क्या हुआ कि जब वहां पे नई नई फैक्ट्रीज लग रही थी, तो एक बात समझो,
पहला रीजन तो हम बता दिए कि ग्रोइंग पॉपुलेशन वाज द फर्स्ट फैक्टर बियॉन्ड डिफॉरेस्टेशन। दूसरा रीजन ये था कि जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो उनको चाहिए था रॉ मटेरियल्स, उनको चाहिए था रॉ मटेरियल्स। अब उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए क्योंकि वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और ये लोग यहां से बिल्कुल सस्ते में रॉ मटेरियल्स वहां ले जाते थे, वहां इनकी फैक्ट्री, इनके इंडस्ट्रीज उसको मैन्युफैक्चर करते थे और उसके बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को वापस वो यहां ला करके बेचते थे। ये साइकिल था इनका। अब इनको जो रॉ मटेरियल्स चाहिए था उसमें क्या क्या चाहिए होता था, कॉटन चाहिए होता था, इंडिगो चाहिए होता था और भी इस तरह के बहुत सारे चीज जो कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, इनको जो फॉरेस्ट लैंड था ना, इनको लगता था ऐसा कि फॉरेस्ट तो एक बेकार चीज है, ये तो बेकार है, फॉरेस्ट के रहने से मेरा क्या फायदा है, तो फॉरेस्ट को कट करो और वहां पे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करो। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में बहुत बड़े लैंड मास में उन चीजों को उगाओ, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में बहुत बड़े लैंड मास में उन चीजों को कल्टीवेट करो जो कि हमारे इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड है। तो वो यहाँ के फार्मर्स के साथ बाय हुक और बाय क्रुक करते क्या थे कि उन्हें कभी पैसे से खरीद दिए या कभी बाय फोर्स उनसे कॉमर्शियल प्रोडक्शन करवाने लगे। बहुत बड़े फार्म लैंड पे उन प्रोडक्ट्स का कल्टीवेशन करवाना जो कि उनके इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा, जैसे कि कॉटन, इंडिगो, ये सब। अब एक ये रीजन भी बना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप वाज द नेक्स्ट रीजन बियॉन्ड डिफॉरेस्टेशन। तो अब यहां पे आगे भी समझो कि और क्या क्या रीजन थे। इंग्लैंड अपने नेविगेशन पावर के लिए भी जाना जाता था, सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, कई सारे यूरोपियन पावर्स जिसमें पोर्तुगीज भी थे, फ्रेंच भी थे, ब्रिटिश भी थे, डच भी थे, इनके पास काफी अच्छा नेविगेशन स्किल्स था। सबसे अच्छे नेविगेशन में माने जाते थे कि पोर्तुगीज को काफी अच्छा स्किल्स था, काफी अच्छा नॉलेज था नेविगेशन का। तो यहां क्या हो रहा था ना कि ये लोग ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनको शिप बनाने के लिए एक खास तरह की लकड़ी चाहिए होती थी जो कि मिलती थी ओक फॉरेस्ट में, ओक फॉरेस्ट। अब इनको चाहिए होती थी एक खास तरह की लकड़ी जिससे कि ये लोग अपना शिप बना सके। तो होता क्या था कि वहां से एक सर्च पार्टी इंडिया में आई, वहां से एक सर्च पार्टी इंडिया में आई और यहां पे जो ओक फॉरेस्ट है उसका मैसिव डिफॉरेस्टेशन किया गया ताकि यहां की लकड़ी को इंग्लैंड ले जाया जा सके और वहां पे वो लोग उस लकड़ी से अपने शिप्स का कंस्ट्रक्शन कर पाए। और शिप्स का कंस्ट्रक्शन उनको क्यों जरूरी था, क्योंकि वो अपनी कंट्री से निकल के कई सारी कंट्री को जीत रहे थे, उन्हें अपना कॉलोनी बना रहे थे। तो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल्स को निकाल करके अपने देश इंग्लैंड तक लाने के लिए उनको जरूरी था। दूसरा, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को वापस से उस पर्टिकुलर कंट्री में बेचने के लिए। और तीसरा, अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करने के लिए, अपनी आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए भी उन्हें शिप्स का रिक्वायरमेंट था। अब यहां पे तुम एक बात को समझो कि शिप्स को बनाने के लिए ओक फॉरेस्ट चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। ओक फॉरेस्ट क्लियर किया जाने लग गया ताकि ज्यादा से ज्यादा शिप्स बनने लगे। तो ये तीन फैक्टर हम लोग डिस्कस किए बियॉन्ड डिफॉरेस्टेशन। अब इसके बाद जो एक और डेवलपमेंट हो रहा था वो था रेलवेज का डेवलपमेंट। इन सब के बाद जो एक और डेवलपमेंट हो रहा था वो था रेलवेज का डेवलपमेंट। अब रेलवेज के डेवलपमेंट से क्या फर्क पड़ा फॉरेस्ट को वो समझो। पहले के टाइम में रेलवेज जब बिस्ती थी ना तो पहले तो कहीं पर भी रेलवे ट्रैक बनाया जाता है, पहले कहीं पर भी
रेलवे ट्रैक बनता है। अब देखना ध्यान से कि जब रेलवे ट्रैक को बिछाया जाता था तो यहां पे इस तरह से स्लीपर्स बना दिए जाते थे। जब रेलवे ट्रैक को बिछाया जाता था तो यहां पे इस तरह से स्लीपर्स लगाए जाते थे। ये स्लीपर्स वुड के होते थे, अब तो ये सीमेंट के होते हैं, बट पुराने टाइम पे ये वुड के हुआ करते थे। और ऐसा कहा जाता है एज पर द एनसीईआरटी कि 1 माइल रेलवे ट्रैक को बिछाने में 1760 से लेके 2000 पीसेस ऑफ स्लीपर्स का यूज करना पड़ता था जो कि वुड से बने होते थे। तो अब रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए रेलवे ट्रैक के कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ही वुड का रिक्वायरमेंट है। तो एक ये चीज हो गया। इसके बाद और क्या था, जब रेलवे ट्रैक बिछता था ना तो वो ऐसे तो जाएगा नहीं। जनरली रेलवे ट्रैक अर्बन एरिया से दूर बिछाया जाता है। जनरली रेलवे ट्रैक अर्बन एरिया से, कौन है नाम देखो, जनरली जो रेलवे ट्रैक होता है वो अर्बन एरिया से दूर बिछाया जाता है, तो वो रूरल एरिया में ज्यादा बिछाया जाता है या फिर साइड के एरिया में। तो इनको बिछाने के लिए भी फॉरेस्ट को क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। इनको बिछाने के लिए भी फॉरेस्ट क्लियर करना है। दूसरा, इनको बिछाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो भी वुड का है, तो यहां पर भी वुड जा रहा है। प्लस रेलवे को चलाने के लिए उस समय कोल का उपयोग होता था, कोल का यूटिलाइजेशन था। तो कोल के साथ साथ उसके इंजन में वुड भी रखते थे आग जलाने के लिए। तो इतना सारा रीजन था तुम्हारे डिफॉरेस्टेशन के पीछे। तो चौथा रीजन लिखना, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज। एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज। तो अब ध्यान से सुनो, हम लोग यहां पे डिफॉरेस्टेशन के फैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे जो कि क्लास 9 एनसीईआरटी बुक फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि एक टाइम था जब पूरे अर्थ में फॉरेस्ट कवर काफी ज्यादा हुआ करता था। एक टाइम था जब पूरे अर्थ में फॉरेस्ट कवर काफी ज्यादा था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रो करने लग गया। धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है तो नंबर ऑफ पर्सन ग्रो कर रहे हैं, तो उनको खाना भी तो खिलाना है वरना वो जिंदा नहीं रहेंगे। तो खाना खिलाने के लिए तुम्हें एग्रीकल्चर करना होगा। तो अब ज्यादा एग्रीकल्चर करने की जरूरत है। तो अब ज्यादा एग्रीकल्चर करोगे कैसे? तो जो फॉरेस्ट एरिया है उसको क्लियर करो और वहां पे एग्रीकल्चर करो। जो फॉरेस्ट एरिया उसको क्लियर करो, वहां पे एग्रीकल्चर करो। तो एग्रीकल्चर करने के लिए फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करना है। तो सबसे पहला रीजन क्या था? एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसको रेलवेज लिखे थे उसको मिटा रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा रीजन क्या था कि यहां इंग्लैंड में, स्पेशली यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हो गया था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर अगर शुरू हुआ है, फैक्ट्रीज सेटअप हो रही है, इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है, तो उनको चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहां से आएगा? तो इंग्लैंड के कॉलोनी से आएगा। अब इंग्लैंड का कॉलोनी, भारत कॉलोनी क्या होता है? जब एक पावरफुल कंट्री एक कमजोर कंट्री को कब्जा करता है ताकि वहां से इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो दूसरा रीजन क्या बन गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप या ब्रिटेन, जो भी बोलो, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप में हुआ तो क्या हुआ? ब्रिटिशर्स लोग यहाँ के फार्मर्स को बाय फोर्स, बाय मनी ये कन्विंस कर रहे थे कि आप ऐसा कुछ ग्रो करो जो कि हमारे इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज हो, जैसे इंडिगो, कॉटन, ये सब। अब ये करने के लिए आपको फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, बहुत बड़े से एरिया में आप कल्टीवेट करो और वो सारे रॉ मटेरियल्स आप मेरे को भेज दो। तीसरा रीजन था ओक फॉरेस्ट। तीसरा रीजन था ओक फॉरेस्ट। ओक फॉरेस्ट में क्या था?
शिप बिल्डिंग के लिए ओक फॉरेस्ट की लकड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल होता था। तो ब्रिटिशर्स, चूंकि उन्हें पूरी दुनिया कब्जा करने का मन था, दूसरा रॉ मटेरियल्स को अपने यहाँ ले जाना था और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को अपने कॉलोनी में बेचना था या और कहीं बेचना था, प्लस अपने ट्रुप्स, अपने आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए उन्हें शिप्स का रिक्वायरमेंट था। तो इसके लिए ओक फॉरेस्ट कटना शुरू हो गया, क्योंकि ओक फॉरेस्ट ब्रिटेन में लगभग खत्म हो गया था, तो इंडिया से ये भी जाने लग गया। चौथा, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज। अब ब्रिटिश पोर्ट तक तो सामान ले आएंगे, मान लो फिनिश्ड प्रोडक्ट ला रहे हैं तो अपने पोर्ट्स तक तो ले आएंगे, बट यहाँ से जब रॉ मटेरियल लेके जाना है और रिमोट एरिया से लेकर आना है पोर्ट तक, तो उनको चाहिए रेलवे, प्लस अपने ट्रुप्स को इनलैंड अगर मोबिलाइज करना है इंडिया में, क्योंकि इंडिया उनकी कॉलोनी है, तो यहाँ पर भी उनको चाहिए रेलवे। तो वो रॉ मटेरियल्स ले जाने के लिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को रिमोट एरिया में बेचने के लिए और अपने ट्रुप्स को मोबिलाइज करने के लिए उनको रेलवे चाहिए था। वो रेलवे का एक्सपेंशन स्टार्ट किया इंडिया में। जब रेलवे का एक्सपेंशन स्टार्ट किया इंडिया में, तो 1 माइल रेलवे ट्रैक बिछाने में 1760 to 2000 स्लीपर्स का रिक्वायरमेंट था। 1760 to 2000 स्लीपर्स का रिक्वायरमेंट था। इन सब के बाद जो रेलवे ट्रैक बिछ रहा था, वो जनरली अर्बन एरिया से दूर फॉरेस्ट एरिया में या रूरल एरिया में बिछता है, ताकि बिछाना आसान हो, पॉपुलेशन को डिस्प्लेस ना करना पड़े। तो ये जहां बिछ रहे थे, जनरली फॉरेस्ट एरिया को कट करके वहां पे रेलवे ट्रैक्स बिछाया जा रहा था। तो पहला तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वुड का, स्लीपर्स 1 माइल में 1760 to 2000 स्लीपर, उसके बाद फॉरेस्ट को क्लियर करना, और इन सब के बाद फॉरेस्ट को क्लियर करने के बाद जो ट्रेन चलता था पुराने टाइम पे, वो जनरली कोल से चलता था, तो उसमें कोल और वुड दोनों का रिक्वायरमेंट हुआ करता था फॉर फ्यूल पर्पस। तो इतने सारे रीजन थे कि क्यों पूरे इंडिया में एज वेल एज इन वर्ल्ड में और भी कुछ रीजन आएंगे, ये स्पेसिफिक इंडिया का रीजन है, क्यों पूरे इंडिया में डिफॉरेस्टेशन एक शार्प पेस पे चल रहा था। अब इस वीडियो के बाद हम लोग इसका दूसरा यूनिट भी डिस्कस करेंगे, बट ये वीडियो अब यहीं पे एंड कर लें। इसके बाद का जो टॉपिक है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद न्यूटन ट्यूटोरियल्स प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू।